Jafi, and we are going to discuss today the cost benefit analysis, technical and allocative inefficiency. There are two parts basically. Number one, we will try to discuss the different methods, theory of the cost benefit analysis. Second part में हम ये देखेंगे कि cost benefit analysis जो है वो technical and allocative efficiency या inefficiency पे किस तरह बात करती है. It's very important topic according to the evaluation of the economic projects, and in the health economics we are going to be launched so many projects. Or health is a social topic, so we must have to be work for the social welfare. तो social welfare के point of view से we will say that कि हमें welfare point of view से अपने economic evaluation कैसे करनी है health project की. So let's begin with the first slide. So first is CBA. CBA means cost benefit analysis, and what type of things we are going to discuss here. CBA attempts to estimate total benefit and cost policies, projects and programs. So very simple. There are two very important estimates of the benefits and the cost. So we are more concerned in the cost benefit analysis, benefits and the cost. What is the next? What is the benefits are any increases in human well-being, cost or reduction in well-being. Means as this is the social welfare topic, क्योंकि सोशल टॉपिक में हेल्थ में हम बात करते हैं कि ये ह्यूमन वेलबींग को कैसे इंक्रीज करता है. यानी बेनिफिट जब भी हम लेंगे तो बेनिफिट डजंट मीन दैट कि हम एक्यूमुलेशन प्रॉफिट पर्पस कर रहे हो. वी आर सेइंग दैट कि ह्यूमन वेलबींग कैसे इंट्रोड्यूस थी. मैं छोटी सी मिसाल देता चलूं. लेट्स सपोज अगर हम कोई हेल्थ फैसिलिटी जनरेट करते हैं, जैसे हम लोकल लैंग्वेजेस के अंदर BHUs कहते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, या RHUs होते हैं, या फिर हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं. जब हम ये जनरेट करने जा रहे होते हैं, दैट्स मीन कि दिस इज द नीड ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, और हेल्थ केयर सिस्टम बेसिकली इट वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर. तो हम ये देखना चाहेंगे कि डिजीज बर्डन जो है वो कम हो रहा है, नहीं हो रहा है. जितना कम हो रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए ह्यूमन वेलबींग. एक बात और भी मिसाल के तौर पे हेल्थ से हट के ले लेते हैं. लेट्स सपोज अगर हम वाटर फैसिलिटी देना चाहते हैं, हम क्लीन एंड सेफ वाटर की फैसिलिटी देना चाहते हैं, इंप्रूव वाटर की फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो अगर इसके लिए हम एक RO प्लांट लगाते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं, जो भी व्हाटसएवर, तो ये भी एक किस्म का बेनिफिट है. तो इस तरह के जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम कैसे एवेल्यूट कर सकते हैं, इस लेक्चर में इस प्रेजेंटेशन करेंगे. What is the next one? The include the market and non-market good to all members of the society that account. मैंने इसमें आपको अभी मिसाल दी, तो it will work for this one. Value cost in dollar based on individual. जब बेनिफिट की बात करेंगे, यानी कि हम कहते हैं कि सोशल बेनिफिट हुआ या सोशल कॉस्ट इंकर्ड हुई, तो ये दोनों सूरत हाल में हम जो बात कर रहे होंगे वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर कर रहे होंगे. मतलब इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के केस में इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज कर, हम ये कहेंगे कि कितनी कॉस्ट हमने इनकर करी, कितनी कॉस्ट हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है अपनी. लेट्स सपोज 200 मिलियन रुपीज, 50 मिलियन रुपीज. जब हम ये कहते हैं कि इतनी रुपीज हमने इनकर करी है, तो उसके बाद वी evaluate the project in terms of the benefit, not in the soft form, not in the physical form. हम ये नहीं कहते कि भाई उससे मशीनें कितनी लगी, हम उससे ये नहीं कहते कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट. हमारा पॉइंट है कि उसको इन टर्म नहीं करें, उस मनी करें, उन टर्म ऑफ वैल्यू करें. यानी कि आप ये बताएं कि हमने $250 मिलियन की या 50 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी, तो कितने मिलियन रिसीव हुआ. task and it is a difficult task for the economic manager as well, कि अपने बेनिफिट को, जो कि हुआ तो आपको इस शक्ल में होगा कि भाई आपके पास डिजीज बर्डन कम हो जाएगा, हुआ तो इस शक्ल में होगा कि आपके पास पहले से 60 लोगों के पास पानी था, अब 600 लोगों के पास पानी चला जाएगा, होगा तो इस नंबर में फायदा जो नजर आएगा. लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन दी फॉर्म ऑफ डॉलर्स, इन दी फॉर्म ऑफ पाक रुपीज. इससे क्या होता है कि आपके पास कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस करने में आपको आसानी हो जाती है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट? एग्रीगेट दीज बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, टोटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट. ये हमने अभी जिससे आपको बता दिया कि ये कैसे काम करेगा. अब बात करते हैं एफिशिएंसी एंड सोशल वेलफेयर की. ये हाउ इट वर्क्स. तो इसमें देखते हैं कि CBA इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज. यकीनन जब आप किसी को ये बताएं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद आपको पता चल रहा है कि इतनी कॉस्ट आपने लगाई, आपको हम ये कह सकेंगे कि हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट बाय इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन.
the total story is NSB. Total story is NSB, net social benefit. And the summation sign is saying that कि आप sum कर लें तमाम benefits को. ये आयत mean कि you will have a lot of benefits, यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जितनी स्टेज पे आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, हर स्टेज पे आपको बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं. Some guys will tell that कि आप तमाम बेनिफिट्स को एग्रीगेट कर लें, तो दैट इट विल कॉल द प्रोजेक्ट्स के टोटल बेनिफिट्स. बट हर स्टेज पे जिस पे आपको बेनिफिट मिला है उस पे कोई ना कोई कॉस्ट भी आपकी इनकर्ड हुई है, तो वो सम ऑफ सीआई यानी तमाम इन कॉस्ट जो आपने इनकर करी है डिफरेंट लेवल्स पे, वो तमाम कॉस्ट को भी आप एग्रीगेट कर लें. तो सोशल तमाम बेनिफिट्स को जमा करें, उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें. व्हाट विल बी द साथ आएगा, वो आपको बात खिलाएगा नेट सोशल बेनिफिट. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एस्टिमेट यूजुअली एस्टिमेटेड यूजिंग मेजर्स बट सी द मोर बिलो. willingness is that the point is that दोनों benefits दोनों इस शक्ल में है कि यहाँ पर आपके पास ये थ्योरी होती है कि जो भी इस वक्त हमारे पास कंज्यूमर है, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सेल्फ फैसिलिटी बना रहे हैं तो वो उससे बेनिफिट उठाएगा, मतलब यहाँ पे विलिंगनेस एग्जिस्ट करती है. एंड विलिंगनेस ऑन इनकर्ड साइड, इनके जो लगाने वाले हैं उन पे भी करती है. तो इसी बुनियाद पे जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर एक पानी की जो बॉटल है वो मिलती है लेट सपोज 20 रुपीज की, एंड वो जो 20 रुपीज वाली बॉटल्स थी वो इतनी मिकदार में चली गई, तो हम उसकी विलिंगनेस टू पे वाली जो कॉस्ट है उसकी बुनियाद पे वो टोटल बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये प्लांट लगा, इससे हमारे लोगों को पास कैपेसिटी नहीं थी परचेज करने की क्लीन वाटर, हमने इसकी जो मार्केट प्राइस है, विलिंगनेस टू पे वाली प्राइस है वो है 20 रुपीज, उसकी हमने इनको 100 बॉटल्स दे दी, तो ये जो है पूरा बेनिफिट को वी कैन एक्सपेक्ट दैट. तो ये हमारे पास थ्योरी वर्क करती है. अब हाउ वी कैन से दैट कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल काम कर रहा है, पीछे जो बेसिक अजम्पशन वर्क करेगी, बिल्कुल जीरो अजम्पशन वर्क करेगी, वो ये होगी कि समेशन ऑफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन द समेशन ऑफ सी, यानी कि टोटल बेनिफिट्स ज्यादा होने चाहिए टोटल कॉस्ट से. इसीलिए अगर टोटल बेनिफिट यहाँ भी देखें ज्यादा होंगे टोटल कॉस्ट से, तो ऑलवेज द एनएसबी विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू. यानी कि हम दो सूरत हाल में कह सकते हैं कि इफ वी आर गेटिंग द पॉजिटिव एनएसबी और आर समेशन बी इज ग्रेटर देन समेशन सी, तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका एफिशिएंट है. तो अपोजिट होता है इनएफिशिएंट. लेट्स सपोज ज्यादा है, बेनिफिट्स कम आ रहे हैं, तो वी कैन सिंपली से कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंटली एलोकेट हुए हैं. सो व्हाट इज नेक्स्ट? अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है वेलफेयर का. अच्छा, वेलफेयर जो है वो कैसे आती है? लोगों की सेटिस्फेक्शन से. सेटिस्फेक्शन जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड द यूटिलिटी. इसका मतलब क्या है कि जब मैं आप मेरे लिए एक वाटर प्लांट लगाएंगे और मैं उससे एक बॉटल पानी जो है वो अपने घर के लिए कंज्यूम करूंगा, तो मुझे उससे स्पेसिफिक लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव होगी. और स्पेसिफिक लेवल ऑफ यूटिलिटी इट इज नॉट फॉर मी ओनली, इट्स फॉर द ऑल द हाउस होल्ड्स ऑफ द विलेज. तो उसमें ये 10 के 10 लोग जो चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी household or individual have a specific utility u1 u2 u3, and there are so many households or so many individuals, so up to n we will get the individual utilities. The function will say that कि तमाम utilities का जो aggregate होगा, उनका जो sum up होगा, उनका जो functional form होगी, it will be in the form of the total W, meaning total welfare. अगर utilities में कमी वाक़ई हो रही होंगी, utilities नहीं रिसीव हो रही होंगी, तो we are getting the low welfare. यानी कि सिंपल थ्योरी है जो कि माइक्रोइकोनॉमिक्स से ड्राइव हुई है कि बेसिकली आप जब एफिशिएंट रिसोर्सेज करेंगे, बेनिफिट्स ज्यादा आएंगे, तो अल्टीमेटली हम अपने W को अचीव कर सकेंगे. एंड NSB इज इक्वल टू W. क्या हम जो नेट सोशल बेनिफिट है, क्या इसको एज ए प्रॉक्सी ले सकते हैं W की? सो CBA मैक्सिमाइज द W ओनली अंडर द रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशन. तो इसका मतलब क्या है कि NSB जितना ज्यादा होगा, हमारी वेलफेयर भी उतनी ज्यादा होगी. अब वेलफेयर इज नॉट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ मेजरेबल कॉन्सेप्ट. ये assumptions पे डिपेंड करता है. ये स्केलिंग है, ये एक एनालॉग स्केल है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारी 100 यूटिल्स की यूटिलिटी हमें मिल गई, 1000 यूटिल्स की मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि वी अज्यूम दैट कि W इज एन हाइपोथेटिकल नंबर, एंड जितना ज्यादा NSB होगा, जितने ज्यादा बेनिफिट्स हम अचीव करेंगे, उतनी हमारी वेलफेयर में जो है वो इजाफा होगा. So this is the very first concept we learn, NSB. Now we are going to discuss about the marginal analysis of the policy decision.
मार्जिनल एनालिसिस ऑफ पॉलिसी डिसीजन, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द इकोनॉमिक्स। ये उससे ज्यादा एडवांस है कि एनएसबी से ज्यादा हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। When the quantity can be produced in a small unit and the perfect information exists, this is the basic assumption, fundamental assumption of the marginal analysis of the policy decision. आप मार्जिनल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एवोल्यूशन नहीं कर सकते जब तक आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसमें छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ही कहते हैं कि हमने let we can take the example of immunization, let's suppose कोई स्पेसिफिक आपके पास वैक्सीन है। आपने कहा कि मैंने जब उसमें $100 की इन्वेस्टमेंट करी तो मुझे इतने चाइल्ड जो थे वो मैंने वैक्सीन कर लिए, जब मैंने 200 की करी तो इतने कर लिए। इसका मतलब ये कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आ रही है जनाब कि 100 की इन्वेस्टमेंट इतना आउटपुट, 200 की इन्वेस्टमेंट इतना आउटपुट, वो दोनों आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएंगी तो वी कैन बेसिकली परफॉर्म द मार्जिनल एनालिसिस। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। We should continue the investment in the project as long as the marginal benefit of the project are greater than its marginal cost. इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक उसने मैजिक लाइन दे दी, एक की दे दी कि आप कब तक मार्जिनल एनालिसिस के मुताबिक अपने इन्वेस्ट में, अपनी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। The point is this, the very important line is there, the marginal benefit of the project are greater than, जब तक आपके मार्जिनल बेनिफिट, बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा, बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा, गौर से सुनिएगा, मार्जिनल बेनिफिट ग्रेटर होते रहे मार्जिनल कॉस्ट से जब तक आप अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। आई अंडरस्टैंड कि फॉर द न्यू वन कि मार्जिनल बेनिफिट का लफ्ज थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स है ना, तो मैं उनके लिए आगे एग्जांपल मैंने रखी हुई उनको समझाने के लिए कि वो कैसे इस बात को लर्न कर सकते हैं। Our optimal scale of the project will be where the marginal benefits are equal to the marginal cost. इसका मतलब क्या है कि there are two lines we must have to be clear. हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जब तक जारी रखनी है जब तक हमारे मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा होंगे मार्जिनल कॉस्ट से, नंबर वन, और हमें वहां पर हमें अपनी प्रोजेक्ट को मस्ट स्टॉप करना पड़ेगा और हमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी जहां पर MC यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी MB यानी मार्जिनल बेनिफिट के। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस बात को एक और पिक्चर से साबित करना चाहूंगा कि आप ये देखते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कि ये आप चाहते हैं कि किसी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करना, तो आपने अभी तक 0% पॉपुलेशन फैसिलिटेट है, ये तमाम आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो यू विल फैसिलिटेट द 100% पॉपुलेशन, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो इन जो भी वहां पे उस गांव की पॉपुलेशन थी आपने 100% पॉपुलेशन को अगर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी मुहैया करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो वाई एक्सिस पे प्लॉट हो रहे हैं वो हो रहे हैं मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। मैं फिर इस बात को बताता हूँ कि ये मार्जिनल है, ये आपके पास टोटल बेनिफिट्स नहीं है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि थोड़ा सा रुक के यहाँ पर हम मार्जिनल को समझ लेते हैं। मार्जिनल क्या होता है? देखें, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने $100 की इन्वेस्टमेंट करी, फिर उसके बाद हमने $120 की इन्वेस्टमेंट करी, फिर हमने उसके बाद $140 की इन्वेस्टमेंट करी, फिर हमने $200 की इन्वेस्टमेंट करी, हर स्टेप पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि जो इनकी सीरीज बन रही है वो तो बन रही है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो पिछली इन्वेस्टमेंट से नई इन्वेस्टमेंट से पिछली इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है मार्जिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? यानी कि अगर हमने $100 की इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद फिर हमने $100 की इन्वेस्टमेंट 200 150 की करी, तो ये जो 150 माइनस 100 होगा, तो ये जो इनिशियली है हमारा वो है $150 की इन्वेस्टमेंट मोर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्जिनल इन्वेस्टमेंट है इसने कितना इम्पैक्ट किया। अब इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ अक्सर अपने फैसिलिटीज वालों को, जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं या जो पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट होते हैं, या आमतौर पर भी लोग इसको बात समझ सकते हैं। एक क्लिनिक है, एक क्लिनिक के अंदर वी आर स्टार्टिंग टू क्लिनिक, इसमें 3 बेड्स हैं और हमारे पास 2 डॉक्टर्स की ओपीडी की गुंजाइश है और हम आराम से छोटा क्लिनिक रन करने के लिए तैयार हैं। अब लेट्स सपोज इसमें कोई भी स्टाफ नहीं, लेट्स सपोज हमने इसमें एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ को सिर्फ हायर किया और हमने कहा कि आज देखते हैं कि इसमें कितना इसकी रेवेन्यू में इजाफा होता है, कितनी इसकी सेल में इजाफा होता है, कितना जो है ये सक्सेसफुली जो चलता है। तो हमने देखा कि वहां पे लोग आना शुरू हो गए, वहां पे आज ओपीडीज भी हुई, वहां पर आज पेशेंट्स भी आए और वहां पर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेशेंट आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके आने से कोई कंट्रीब्यूशन आया। अच्छा, जैसे ही हमने कहा कि यार एक डॉक्टर के साथ एक पैरामेडिकल स्टाफ सही काम नहीं कर रहा, हमें प्रॉब्लम होती है, क्यू में लगना पड़ता है, वेट होता है, तो लेट्स सपोज अगर हम जैसे एक और पैरामेडिकल स्टाफ को इंक्रीज करते हैं तो उससे एकदम हमारे पास इजाफा नजर आएगा ओपीडीज के अंदर और हमारे पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट में इजाफा नजर आएगा, हालांकि डॉक्टर तो वही है। इसका मतलब ये है कि जो न्यू पर्सन वाज देयर टू कम अप देयर, उसने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन
अब हम देखते हैं कि अगर हम एक और डॉक्टर का इजाफा कर लेते हैं तो अगेन जो एकदम जो है उसके अंदर पेशेंट्स में ओपीडीज में बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम स्टाफ को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि पेशेंट्स की बात कर लें, रेवेन्यू की बात करें, उसमें हर एक नए बंदे से इजाफा होता नजर आएगा। लेकिन मार्जिनल इजाफा क्या होगा? मार्जिनल इजाफा ये कि जो पहले एक डॉक्टर लेट सपोज 50 लोगों को कर रहा था, नए डॉक्टर के आने के बाद 300 लोग हो गए, तो ये जो उस अकेले बंदे का एक कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि उस अकेले बंदे के आने का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 50 से 300 तक की जो जंप का डिफरेंस है, यानी कि नए वाली डिफरेंस से प्रीवियस वाले को माइनस करना। हम कहते हैं कि ये जो चेंज आया, ये जो इजाफा हुआ, दैट इज द बेसिकली द ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ द न्यू वन, यानी न्यू डॉक्टर कह लें, न्यू पैरामेडिकल स्टाफ कह लें, या न्यू कह लें। इसी तरह से एक फैक्ट्री को भी एनालाइज किया जा सकता है, इसी तरह से एक आम ऑफिस को भी एनालाइज किया जा सकता है कि एक ऑफिस में 4 लोग काम कर रहे थे, 5वां बंदा आया, उसने प्रोडक्शन को कितना एनहेंस किया, तो ओवरऑल प्रोडक्शन तो हर दफा बढ़ती नजर आएगी, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली मार्जिनली कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्जिन एनालिसिस, अब देखते हैं कि हाउ दिस ग्राफ वर्क्स। हमने देखा कि हमें जब तक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जब तक मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाते हैं। जब हमने मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा, तो इसके बाद ये देखें कि जब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स आपके डिक्रीज होते जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए मैंने कहा कि ये बेनिफिट्स आपको इंक्रीजिंग नजर आएंगे, लेकिन जो उनके डिफरेंसेस होंगे वो आपको डिक्रीजिंग नजर आएंगे। अच्छा, इसी तरह से कॉस्ट को आप मुस्तकिल जब बढ़ा रहे होंगे तो कॉस्ट जो है वो आपका उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मुस्तकिल ऊपर जाता नजर आएगा। अब पॉइंट क्या है कि आपको उस पॉइंट पे यानी इस ई पे आपको रुकना है जहां पर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो जाए। इससे पीछे क्या हो रहा है? इससे पीछे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट बहुत नीचे है, मार्जिनल बेनिफिट बहुत हाई है। इसका मतलब सोसाइटी में सैचुरेशन पॉइंट से हम बहुत दूर हैं, बहुत एक छोटे सा प्लांट लगाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट आया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन मिली और गांव वालों को और जो भी आपका इलाका था, कम्युनिटी थी। अब जैसे जैसे आप अपनी कॉस्ट का मार्जिनल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट में आगे जाके कमी हो रही है। लेकिन ये तमाम एरिया जो बिफोर द ई है, अंडर दिस एरिया, इसको जब हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर हमें ऑलवेज द पॉजिटिव सोशल बेनिफिट जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहेंगे और हम ये कहेंगे कि इससे आगे भी यकीनन आवाम को फैसिलिटी मिल सकती थी, लेकिन इससे आगे वाली इकोनॉमिकली एफिशिएंट एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। Now we move on a example of the marginal cost benefit analysis, क्योंकि जब तक हम इसकी एग्जाम्पल नहीं करें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वो काम करता है। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल द कॉस्ट बेनिफिट्स, और हम ये कहते हैं कि लेवल ऑफ अबेटमेंट, यानी किसी चीज का लेवल ऑफ अबेटमेंट यानी कम करना है हमने, तो ये इट कैन बी पॉइंट इज दैट के गवर्नमेंटल पॉलिसी टू क्लीन द वाटर इन लोकल एरिया। यस, तो अबेटमेंट वाटर क्लीन करेंगे, अबेटमेंट लेवल को हमें जो है वो हमें यानी कि अप टू 100% तक इंक्रीज करना है। अब अगर हमें 0% अबेटमेंट लेवल है तो उस वक्त तक हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और सोसाइटी में कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज बताती हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि 10% की अगर हम अबेटमेंट लेवल कम करना चाहते हैं तो हमें $10 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये $10 भी हो सकता है, ये 10 रुपीज भी हो सकते हैं, 10 मिलियन रुपीज भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये 10 मिलियन रुपीज है। इसी तरह से 10 मिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट करके जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 80 मिलियन रुपीज का। तो मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि सैचुरेशन लेवल पॉइंट से हम बहुत नीचे होते हैं और हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। इसी तरह से 20% की अगर हम एडमिट लेवल करना चाहते हैं तो $22 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, बट लेकिन 22 मिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट आपको 150 मिलियन रुपीज का फायदा देगी। तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की मौजूदगी में वी कैन से दैट कि हमें अगर हम ये पॉलिसी देना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट को क्या मशवरा दें कि आप इन्वेस्टमेंट लेवल को 0% तक रखें या 10% रखें या 20 रखें, 30 या 15, किस लेवल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं, जब किस लेवल तक हमें जाना चाहिए। द प्रॉब्लम द बेंचमार्क इज वेरी सिंपल। मैं दोबारा पीछे करता हूँ। द बेंचमार्क इज वेरी सिंपल कि हमारे पास एक की है कि वेयर द मार्जिनल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, यानी हर वक्त मार्जिनल बेनिफिट आपको ज्यादा नजर आए मार्जिनल कॉस्ट से। और कब हम रुक सकते हैं ऑप्टिमल स्केलिंग पे? जहां पर ये दोनों कोइंसाइड कर जाए, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट के बराबर हो जाती है, वहां पर हमें इसको रुकना होगा। तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एनालिसिस, और हम इसके लिए हमने इस डाटा को कन्वर्ट करना होगा एक्सेल फॉर्म में। तो ये हमारे सामने अब एक्सेल फॉर्म आ गई। वही जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे शो हो रही थी
वो हमने इस वक्त एक्सेल में कन्वर्ट कर ली सारी, और ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज लेवल है जहां तक हमें अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वो हमारी कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारे पास बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट को और मार्जिनल बेनिफिट को मैं आपको कंप्यूट करना सिखा सकता हूँ एक्सेल पे। सिंपल कि हमें न्यू वन से प्रीवियस वन को माइनस करना है। तो इज इक्वल टू, मैं फार्मूला यहाँ लगा रहा हूँ कि न्यू को सिलेक्ट करता हूँ, फिर माइनस करता हूँ, एंड देन प्रीवियस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे मार्जिनल आ गया। इस तरह मैं नेक्स्ट करता हूँ कि न्यू माइनस प्रीवियस, तो ये आ गया। मैं इसको सबको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी करता हूँ कि इज इक्वल टू न्यू माइनस प्रीवियस, तो इसी तरह मैं इसको भी अगर ड्रैग कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारी मार्जिनल बेनिफिट्स कंप्यूट हो जाएंगे। पॉइंट इज दिस के अगर कोई एक्सेल इतना बेहतर नहीं जानता तो सिंपल वो एक्सरसाइज को पेपर भी कर सकता है, और वो कैलकुलेटर से 10 माइनस 0 करे तो 10 आंसर आएगा, 22 माइनस 10 करे तो 12 आंसर आएगा। वो कैलकुलेटर से भी सिंपली इसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक्सेल क्योंकि हमें ज्यादा अच्छा होता है और फौरन हमें बहुत सारी एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी परफॉर्म कर देता है, और उसमें एरर के चांसेस भी नहीं होते। सो क्या हमारा यहाँ पे टास्क खत्म हो गया? अब हमें सोचने की जरूरत है कि इसको हम कैसे समझें। तो थ्योरी इज सेइंग दैट कि हमें वहां रुकना है जहां पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाए हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट के। ये हमारे पास पॉइंट है। या फिर हम एक सिचुएशन और ले सकते हैं कि जब तक हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा रहे मार्जिनल कॉस्ट से, ये हमारे पास दो कंडीशन है, वहां पे हमें रुकना है। दिस इज ऑप्टिमल और दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो अब यहाँ पर हमने सारे मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिए हैं, और यहाँ पर हमने सारे मार्जिनल बेनिफिट निकाल लिए। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, और ये हमारी कंडीशन इस वक्त नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, हमें इससे आगे जाना चाहिए। इस सूरत हाल में भी मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, तो हमें अभी भी आगे जाने की जरूरत है। हमें यहाँ पर देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल बेनिफिट यानी 18 के मुकाबले में 50 ज्यादा है, तो बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं। इस वक्त तक भी हमें 30% के ऊपर भी रुकने की जरूरत नहीं है। सो हम ये करते चलते हैं और हम यहाँ तक पहुंचते हैं कि 35 के टाइम पे मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट है और ये 40। इस टाइम ये इट इज अ लेस वन, 35 is lesser than the 45, less than the 40, तो मींस के 50% अबेटमेंट लेवल तक के ऊपर भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे। हम इससे आगे चलते हैं। जैसे हम इससे आगे गए तो 45 यानी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई और मार्जिनल बेनिफिट कम हो गया। दिस सिचुएशन हैज बीन वॉयलेटेड। जब ये वॉयलेट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हमें 60 के ऊपर तो किसी तरफ से भी हमें 60 के पास नहीं जाना, यानी 60 वाला जो हमारा लेवल है इस पे हमें नहीं जा सकते। तो हम अगर 60 के पास नहीं जा सकते तो फिर हम क्या करें? हमें 60 से ऊपर रहने की जरूरत है। 60 से ऊपर जो वाला लेवल है ये हमारे पास ऐसा लेवल है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे 35 यानी मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है। अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि आइडियल क्या था कि वो हमें पॉइंट मिल जाता जो कि जहाँ 35 और यहाँ भी 35 होता तो हम ऑप्टिमल कंडीशन अचीव कर लेते। तो वी कैन इंटरप्रेट our answer into two forms. Either we can say that we should stop our level investment at 50% because we do not have the exact information of the optimality. तो हम यहाँ पर रोक सकते हैं कि भाई 50% तक जाएं और कॉस्ट जो है ना वो सिर्फ 105 मिलियन रुपीस की इनकर करें और बेनिफिट इतना उठा लें। या दूसरे स्टेटमेंट में हम ये लिख सकते हैं कि वी मस्ट हैव टू बी स्टॉप आवर इन्वेस्टमेंट बिटवीन 50 एंड 60, क्योंकि बिटवीन, क्योंकि 60 तो कर नहीं सकते, 60 पे आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो वी मस्ट हैव टू बी स्टॉप हियर, आर इन बिटवीन टू दिस। अब ये मैंने जो आपको अभी सिखाया था इसमें मैंने आपको मार्जिनल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ परफॉर्म करना सिखाई और ये ई अचीव करना सिखाया। सो नाउ अगेन वी टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एक्सेल, एंड एक्सेल इज वेरी स्मार्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। तो हम आराम से इसके ऊपर मार्जिनल एनालिसिस और मार्जिनल बेनिफिट का जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू हाउ द ग्राफ कैन बी ड्रॉन, बिकॉज कि ये आपको बड़ा काम आ सकता है कि जब आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि मैं किस लेवल को सिलेक्ट करूं। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो जस्ट लिसन मी कि इन दोनों लाइंस को हमें सिलेक्ट करना है, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है। ये देखिए आप, ये दिस लाइन एंड दिस लाइन। लेकिन ये दोनों लाइन को जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये लाइन भी सिलेक्ट करके अब मुझे ये लाइन को सिलेक्ट करके अब मुझे कंट्रोल का बटन दबाना होगा ये लाइन को सिलेक्ट करने के लिए। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये आराम से सिलेक्ट हो जाएगी। दोबारा याद रखिए, कंट्रोल का बटन दबा के मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जी। तो कंट्रोल का बटन दबाने के बाद जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे दोनों लाइनें सिलेक्ट हो चुकी है। अब सिंपल मैंने जाना है इंसर्ट पे, लाइन ग्राफ पे और इस पे।
जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आपके सामने ये वही मार्जिनल कॉस्ट और क्या। अब ये देखें ब्लू लाइन जो है वो शो कर रही है मार्जिनल कॉस्ट की। तो मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ इस ग्राफ पे। तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट की लाइन देखिए अपवर्ड थी और मार्जिनल सोशल बेनिफिट की कॉस्ट डाउनवर्ड थी। इसी तरह प्रॉब्लम भी रिफ्लेक्ट कर रही है और ये लेजेंड भी बने हुए। अच्छा, पॉइंट इज दिस कि हमें नीचे जो है वो 1 2 3 4 5 7 8 आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये वाले बैटमेंट लेवल शो हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ की सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और यहाँ जाके इसको यहाँ रखते हैं, एडिट में जाके हम इसको यहाँ रखते हैं और ये लेवल जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर ओके कर लें और जस्ट ओके कर लें। तो नीचे पहले जो 1 2 3 4 11 आ रहे थे, अब ये बैटमेंट लेवल आ रहे हैं और ऊपर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट आ रहे हैं। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। और हम अपने चार्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज द मार्जिनल एनालिसिस। सो ये हमने नाम दे दिया और हम यहाँ पे जैसे अब ये पॉइंट क्या वही पॉइंट है जो हमने सिलेक्ट किया है जी। देखें फिफ्थ, मैंने कहा ना आप इंटरप्रेट को ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें अचीव हो रहा है वो इन बिटवीन 50 और 60 हो रहा है। और अगर हमें एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल पा रहा तो नेसेसरी कंडीशन है कि मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा रहे मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो 50 है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपके सामने हमने सारा कुछ करके दिखाया है। तो you can easily achieve this graph and you can perform the analysis by the Excel। और ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आराम से। तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। तो मार्जिनल एनालिसिस हमने बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने की कोशिश की है। मीन फर्स्ट वन वाज द नेट सोशल बेनिफिट, सेकंड वाज द मार्जिनल एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अनदर एग्जांपल आर द बेनिफिट कॉस्ट रेशियोज। ये एक तीसरा तरीका है जिसकी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट को असेस कर सकते हैं, वैल्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 डिफरेंट चीजों का सामना करना पड़ेगा। नेट बेनिफिट ये कोई नई चीज नहीं है, हमने पहले पढ़ ली है कि टोटल बेनिफिट से माइनस करें टोटल कॉस्ट को। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू थिंग हियर, आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव अप्रोच, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। यानी कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट्स को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट को नीचे रखेंगे और वी विल एनालाइज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपके टोटल नंबर ऑफ बेनिफिट्स को हम पर यूनिट कॉस्ट के मुकाबले में एवेल्यूट करना चाहते हैं। यानी कि जब हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो रख के एनालाइज करेंगे तो वी विल सी दैट कि एवरी डॉलर, ईच डॉलर ऑफ कॉस्ट, हाउ मच बेनिफिट इज जनरेटिंग। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये इसकी फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। आपके पास 100 रुपए का बेनिफिट हुआ, आपने 60 रुपए इस पर इनकर किए थे, 100 को 60 से डिवाइड करें, आंसर मोर देन 1 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हर डॉलर आपके पास इतनी अमाउंट का बेनिफिट जनरेट करेगा। अगर आपके पास बेनिफिट कम आ रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा है, तो आपके पास आंसर आएगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आंसर का मतलब ये कि एक डॉलर 0.7 का बेनिफिट जनरेट कर रहा है। अगर 0.7 का बेनिफिट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें एक डॉलर के अगेंस्ट एक डॉलर का भी बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। और हमने कहा था कि जब हमारे पास बेनिफिट्स कॉस्ट से कम आ रहे हो तो हम इस वक्त तक एलोकेशन अपनी इनएफिशिएंटली कर रहे हैं। तो दिस इज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। एक होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जो ऊपर से नेट बेनिफिट आता है, यानी टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट करके आता है, उस नेट बेनिफिट को आप टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दें। यानी कि यहां पर इन टर्म ऑफ परसेंटेज कि अपनी कॉस्ट का कितना परसेंट हमने बेनिफिट कमाया, कॉस्ट का कितना परसेंट, और कॉस्ट का हम 10% बेनिफिट कमा रहे हैं, 20% बेनिफिट कमा रहे हैं, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। So this is just explanation that I have given you. Now we are going to perform another example कि अगर हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल हैं और हम कहते हैं कि हमें रिकमेंड करना है on the basis of cost benefit analysis. To perform the analysis, now move towards the Excel and we have the same example as we are showing in the PPT. हमने देखते हैं कि Excel में वो कैसे कर सकते हैं। नेट बेनिफिट कैसे निकलेगा? हमने कहा था कि टोटल बेनिफिट में से माइनस कर दें टोटल कॉस्ट को। जैसे किया, ओहो नेगेटिव आंसर आ गया। इसका मतलब ये तो अभी तक इनएफिशिएंट एलोकेशन चल रही है हाउसिंग के प्रोजेक्ट की। ओके, सो इस फार्मूले को ड्रैग कर देंगे आगे तक, यानी कि ये तमाम फार्मूला सेम वाला जो माइनस वाला है वो सब पे लागू हो जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर किसी को एक्सेल में इशू है तो एक तो वो सीख ले, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सिंपल ये एक्सरसाइज कैलकुलेटर पे भी कर सकता है। हमें जस्ट बेनिफिट को माइनस करना है कॉस्ट से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ अगर नेट बेनिफिट को देखते हैं तो इसके बुनियाद पे हाउसिंग का प्रोजेक्ट टोटली इनएफिशिएंट है क्योंकि इसके बेनिफिट्स कम है, कॉस्ट ज्यादा है। बाकी तीनों प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन डिस्पेंसरी में कोई भी सोशल बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा, तो अगेन ये भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल
पार्क एंड कैंसर हॉस्पिटल हमारे पास ऑप्शन है जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, जब तक हम बाकी को नहीं एनालाइज कर लें। लेकिन अभी तक कैंसर हॉस्पिटल हमें ज्यादा लगता है क्योंकि इसके बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम लग रही है। लेट्स सी कि हम दूसरा देखते हैं कि दूसरे से क्या होता है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमने बताया था कि सिंपल इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, बेनिफिट्स को ऊपर रखेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आना शुरू हो जाएंगे। इसी फार्मूले को मैं ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ तो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो पहला आ रहा है। मैं अगर इसको यहाँ पे इसके जीरोस खत्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं अप टू 1 डिजिट तक ले जाऊंगा ताकि एनालाइज हो जाए। ओके, तो 0.9 इसका है। इसका मतलब ये कि ये $1 के अगेंस्ट $0.9 की इन्वेस्टमेंट, यानी कि $1 की इन्वेस्टमेंट भी नहीं देगा। कम है, फ्रैक्शन में आंसर है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और ये एग्जैक्ट 1 दे रहा है, मतलब जितनी कॉस्ट है उतना ही बेनिफिट है, तो अगेन 1 भी हमारे लिए इतना अंडरस्टैंडिंगेबल नहीं है। मोर देन 1 पे हम इंटरेस्ट रखेंगे और मोर देन 1 के ऊपर 1.4 एंड 1.3 ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग होंगे, जिसके ऊपर हम फैसला कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियसली जब हम सिंपल एब्सोल्यूट एनालिसिस कर रहे थे जिसके अंदर कोई रिलेटिव मेजरमेंट नहीं थी, तो उसके मुताबिक हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके नेट बेनिफिट ज्यादा लग रहे थे। लेकिन जब हमने इसको कॉस्ट के साथ उसको डिवाइड किया तो हमें इंडस्ट्रियल पार्क हमें सुटेबल लगने लगा। दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एनालिसिस। और एब्सोल्यूट एनालिसिस क्योंकि पर यूनिट मेजरमेंट में होती है, ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा एप्लीकेबल है। सो वी आर अगेन गोइंग टू कैलकुलेट अनदर इंडिकेटर। तो उसके बुनियाद पर हम फैसला करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसमें जो ऊपर नेट बेनिफिट कैलकुलेट किया होता है, जस्ट उसको हम डिवाइड कर देंगे अपनी कॉस्ट से और हम उस आंसर को इनटू फॉर्म ऑफ परसेंटेज कर लेंगे ताकि पता चले कि कितना परसेंट का रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, और फिर हम उसको ड्रैग करके आगे के लिए भी कर देते हैं। तो सबसे नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि हमें ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट टोटली निग्लेक्ट करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम हाउसिंग वाला जो है वो रेड कर रहे हैं, बिकॉज कि ये हम वी विल नॉट सजेस्ट कि ये वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए। एंड द अदर प्रोजेक्ट डिस्पेंसरी जिसका रेट ऑफ रिटर्न कोई है ही नहीं, मतलब कोई हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो अगेन ये प्रोजेक्ट भी हम गवर्नमेंट को सजेस्ट नहीं कर सकते या अपने इदारे को सजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कि इन दोनों में हमें कोई खासा। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग बिटवीन द इंडस्ट्रियल पार्क एंड कैंसर हॉस्पिटल के क्या करना चाहिए। पॉइंट इज दिस के जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके मुताबिक हमें जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो कम है इंडस्ट्रियल पार्क से, तो इट इज सुटेबल फॉर अस कि हम इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ जाएं। एंड जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा डिक्लेयर कर रहा है कि ये रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इंडस्ट्रियल पार्क का एज कम्पेयर टू द कैंसर हॉस्पिटल 39%। तो वी वुड गोइंग टू सिलेक्ट द इंडस्ट्रियल पार्क और उसको हम ग्रीन कर देते हैं लाइक दिस, और ये वाला हमारे पास है सेकंड प्रायोरिटी है। ऑलमोस्ट इट हैज बीन रिजेक्टेड इन सच अ केस कि हम इसको फिलहाल इंडस्ट्रियल पार्क की मौजूदगी में नहीं रख सकते। So finally, we can decide that कि industrial park is a suitable project according to the cost benefit analysis. So are you listening? Are you learning here कि हम कैसे अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। In the last we just going to summarize our lecture. Number one was कि हमने net social benefit पढ़ा, second was हमने margin analysis को देखा, third one was the benefit cost ratios को हमने डिस्कस की। लेकिन लास्ट स्लाइड बेसिकली एक गेट ओपन करती है हमारे लिए कि क्या ये सफिशिएंट एनालिसिस है। So we understand that the benefit cost ratio is poor for comparing the between two projects and it doesn't consider the amount of the present value. यानी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में अच्छा लग रहा था क्या वो $1 के अगेंस्ट कितना बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जब तक उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड करेंगे, जब तक वो सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस नहीं कहलाएगी। लिहाजा हमें ये स्लाइड इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि दिस इज not the end. This is not sufficient to analyze the economic project. Yes, these are the very good methods in net social benefits, marginal analysis and the benefit ratios. जब हमारे पास ये information हो तो हम अच्छी तरीके से अपने इदारे को गाइड कर सकते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि 3 नेट प्रेजेंट वैल्यू कुड बी हैव द, कि अगर आप कहते हैं कि एक प्रेजेंट वैल्यू, जब तक आपको समझ नहीं आएगी इसलिए ज्यादा बात नहीं करते इस पे क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर पे प्लान किया है डिस्काउंटिंग का, वो हम आपको सामने रखेंगे। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक जो $3 का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, हो सकता है कि उसकी जो बेनिफिट कॉस्ट वैल्यू हो 1.7 हो, जबकि 2 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू का जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो 1.1 हो, तो आप चले जाएंगे 1.7 के साथ क्योंकि उसकी आपको बेनिफिट कॉस्ट अच्छा लग रहा होगा। जबकि हम ये नहीं देख रहे होंगे कि इससे सिर्फ $3 मिल रहे हैं और इससे $2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। तो मीन्स के वी ऑल डिस्कस
these are the important concepts and we can use. We do not have the enough information of the present value, लेकिन अगर हमें इससे अच्छी sophisticated analysis perform करनी है तो we must have to be know about the discounting techniques and present value analysis. And in the next lecture we are going to present about the discounting analysis. I hope you learn from this lecture, and if you like our lecture, so please subscribe our channel, like our videos. Thank you very much.